फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 12वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट एपिसोड से ही इस स्टोरी को देखोगे तो आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। घर के लोगों को आस्था के साथ एक अलग ही लगाव हो गया था, इसलिए उन्होंने पूरे मेंशन के हॉल को बलून से सजाया था। गेट पर फूलों से वेलकम लिखा था। साथ ही पूरे घर में लाइटिंग की सजावट की गई थी। सब कुछ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। कहीं ना कहीं आस्था की ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, क्योंकि आस्था मौत के मुंह से बाहर आई थी, तो वो सब उसका अच्छी तरह से वेलकम करना चाहते थे। कुछ देर बाद आस्था और रश्मि मेंशन पहुंच गई। आस्था की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रश्मि उसे सहारा देकर चल रही थी। वहीं अंश, जिसे हमेशा से जल्दी और तेज चलने की आदत थी, आज वो काफी पीछे था और आस्था के अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की थोड़ा तेज नहीं चल सकती क्या? वहीं आस्था ने अभी तक अंश को नहीं देखा था, क्योंकि अंश उनके पीछे था। जैसे ही वो मेन गेट पर गए और डोर ओपन हुआ तो उन्होंने देखा कि मेंशन में अंधेरा है। अंधेरा देखकर आस्था थोड़ा घबरा गई और उसने रश्मि का हाथ कस कर पकड़ लिया। वहीं अंश, जिसकी नजरें आस्था पर थी, उसने जब देखा कि रश्मि आस्था को सही से संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि रश्मि तो खुद एक नाजुक सी लड़की थी, फिर वो अकेले आस्था को कैसे संभाल सकती थी? तभी अंश अंधेरे का फायदा उठाकर थोड़ा आगे आया। उसने अपना एक हाथ आस्था की कमर पर रखा और एक हाथ से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक आस्था को अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, लेकिन उसके सामने अंधेरा था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो तो वैसे भी अंधेरे से डर रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, रश्मि दी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अचानक से मेंशन में क्या हुआ है? दरअसल आस्था जानना चाहती थी कि मेंशन में क्या हुआ है, यहाँ लाइट क्यों नहीं है। उसकी बात पर रश्मि ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है शायद यहाँ की लाइट चली गई है। आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा, देखा रश्मि दी, वैसे तो ये लोग बहुत अमीर बनते हैं, लेकिन पक्का इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा होगा, इसीलिए मेंशन की लाइट चली गई। उसकी बात सुनकर रश्मि हंसने लगी। वहीं अंश गुस्से से आस्था को घूर रहा था। तभी वहां जोरों से तालियां बजने की आवाज आई और अगले ही पल पूरे मेंशन का हॉल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा। आस्था ने जैसे ही ये सब देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये सब कितना सुंदर है। तभी सब लोग एक साथ बोले, वेलकम होम भाभी। सबकी आवाज सुनकर आस्था के चेहरे पर अचानक ही खुशी दिखाई देने लगी, क्योंकि ऐसा सरप्राइज उसने बस टीवी में ही देखा था, लेकिन आज इन सब ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, इसीलिए उसकी खुशी एक अलग लेवल पर पहुंच गई थी। तभी आस्था का स्वागत कर रहे थे। वहीं आहान और ध्रुव जोकर बनकर आस्था के सामने डांस कर रहे थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या अंश कभी आस्था को समझ पाएगा, या वो अपने शक की वजह से कर देगा आस्था को दूर? अंश भी ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि आज पहली बार मेंशन में इस तरह की कोई पार्टी हो रही थी, इस तरह कोई खुशी मनाई जा रही थी। वरना तो हमेशा मेंशन वीरान खंडर की तरह रहता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे मेंशन की दीवारों में भी
जान आ गई है। एक पल के लिए तो अंश के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट को गायब कर लिया। जैसे ही सबने अंश को आस्था के करीब उसका हाथ पकड़ते हुए देखा, तो वो सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दादाजी आस्था के पास आए और अंश का हाथ पकड़कर उसे आस्था से अलग कर दिया। आस्था को जैसे ही ये एहसास हुआ कि उसे अभी तक अंश ने पकड़ रखा था, लेकिन फिर दादाजी का साथ पाकर वो थोड़ा बेटर फील करने लगी। तभी दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। वहीं अंश पीछे रह गया था। दादाजी का उसे इस तरह से पीछे करना वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। वो भी ये देखना चाहता था कि अब सब लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन अब उसका वहाँ रुकना उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था और ये उसकी पर्सनालिटी को भी सूट नहीं कर रहा था। इसलिए वो जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया। अंश के वहाँ से जाने तक सब लोग खामोश थे, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा, सब लोग जोरों से चिल्लाने लगे। तभी सुमित और आकाश स्माइल करते हुए आस्था के पास आए और आकाश ने कहा, हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गए। वेलकम होम। इतना बोलकर आकाश एक साइड हो गया। रश्मि, जो अब तक गहरी नजरों से आकाश को ही देख रही थी, उसने जल्दी से आकाश पर से अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि आकाश ने उसकी मोहब्बत की बेइज्जती की थी। आकाश की बेरुखी याद करके रश्मि ने अपने मन में कहा, अब मैं तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी। आकाश, मैं अनाथ जरूर हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। मैं इस तरह तुम्हारे हाथों खुद को और जलील होते हुए नहीं देख सकती। इधर अंश अपने रूम में आ गया और सीधा बेड पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र पूरे रूम में देखा तो रूम बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर भी उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बेड से उठा और इधर उधर घूमते हुए बालकनी में आ गया और अपने पॉकेट से सिगरेट का एक पैकेट निकाल कर उसमें से एक सिगरेट निकाली और उस लाइटर से जलाकर उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। फिर उसने झल्लाते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस लड़की के पास जाऊं, उसका हाल पूछूं और उसे देखूं कि वो क्या कर रही है? क्यों उसे बार बार देखने का मेरा दिल कर रहा है? ये सोचते हुए उसने एकदम से अपना सिर झटका और बोला, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंश कपूर, तुम्हारी लाइफ में कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। दरअसल कहीं ना कहीं अब अंश खुद में ही उलझ रहा था। उसे पता था इस टाइम वो नीचे सबके सामने नहीं जा सकता। वो वापस रूम में आया और अपना लैपटॉप ऑन करके हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज देखने लगा। आज था हॉल में सोफे पर बैठी थी और एक बड़ा सा केक उसके सामने टेबल पर रखा हुआ था। तभी ध्रुव ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाभी, हमने आपके लिए केक मंगवाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश को कभी आस्था के लिए अपनी फीलिंग्स का होगा एहसास? उसकी बात सुनकर आस्था ने मुस्कुराते हुए जल्दी से केक काटा और बारी बारी से सबको खिलाने लगी। रश्मि आस्था के पास ही बैठी हुई थी। रश्मि के साथ रहकर आस्था भी रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि आज फाइनली इतने लड़कों के बीच वो अकेली नहीं थी। ये देखकर वो और भी ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी। सारा सेलिब्रेशन
खत्म होने के बाद दादाजी ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, बेटा हमने तुम दोनों के लिए घर का सबसे बड़ा रूम रेडी करवाया है, जहाँ तुम और रश्मि दोनों रहोगी। दादाजी की बात सुनकर आस्था को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने कंफर्म करते हुए पूछा, क्या सच में दादाजी अब हम उस राक्षस के साथ उसके रूम में नहीं रहेंगे? उसके मुंह से अंश के लिए राक्षस सुनकर सब लोग हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगे। वही रश्मि मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने तो पहले भी आस्था के मुंह से अंश के लिए ऐसे शब्द सुने थे। वहीं अंश के माथे पर बल पड़ गए। उसने आस्था को लैपटॉप में देखते हुए कहा, ओह, तो आफत को मुझसे दूर जाने पर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और ऊपर से ये मुझे राक्षस भी बोल रही है, वो भी सबके सामने। फिर कुछ सोचते हुए उसके होठों पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मिसेस आस्था अंश कपूर, मुझसे दूर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मेरा दिल तुम्हारे करीब आने का कर रहा है, और तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जस्ट वेट एंड वॉच। सिर्फ 3 दिनों के अंदर तुम मेरे रूम में खुद अपनी मर्जी से आओगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम अंश कपूर नहीं। अंश लैपटॉप स्क्रीन पर देखता हुआ बेख्याली में खुद से ही बातें कर रहा था। वहीं इधर हॉल में दादाजी उदास होकर आस्था से बोले, बेटा मैं जानता हूँ मेरा पोता खड़ूस है। और क्या बोला तुमने? राक्षस? हाँ, वो एक खूंखार राक्षस टाइप का है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रश्मि के साथ उसके रूम में रहो। उनकी बात सुनकर आस्था खुश होकर ताली बजाने लगी। उसने एक्साइटेड होकर रश्मि को गले लगा लिया और बोली, हम तो बहुत खुश हैं दादाजी, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम अभी रश्मि दी के साथ हमारे रूम में जाते हैं। अभी तो हमें बहुत चक्कर आ रहे हैं। आज जब उस राक्षस ने हम पर हाथ उठाया, हमें तो ऐसा लगने लगा जैसे हमारे कानों में सीटी बज रही है, और कुछ मिनट के लिए तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, और उसके बाद हम तो बेहोश हो गए। ये बोलते हुए आस्था अपने उस गाल को छू रही थी जिस पर अंश ने उसे थप्पड़ मारा था। वहीं आस्था की बात सुनकर सबके चेहरे मायूस हो गए। वहीं अंश लैपटॉप स्क्रीन को गुस्से से घूरने लगा। तभी आस्था ने डरते हुए कहा, दादाजी एक पल के लिए तो हमें लगा था कि हमारी जान ही चली जाएगी, और हम अपना सपना पूरा किए बिना ही मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उनकी बात पर आस्था मुस्कुराने लगी। उसे देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। आस्था में कूट कूट कर बचपना भरा था, लेकिन शादी के बाद वो जैसे सब कुछ भूल गई थी। पर अब जैसे जैसे वो नॉर्मल हो रही थी, वैसे वैसे उसका बचपना भी लौट रहा था। वहीं रश्मि ने एक नज़र आकाश की तरफ देखा और आस्था को अपने रूम की तरफ लेकर चली गई। उन्हें जाते देखकर ध्रुव और सुमित ने कहा, दादाजी अब हमें भी जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। उनकी बात पर दादाजी ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह सुनकर सब हैरानी से दादाजी की तरफ देखने लगे। तभी आकाश ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, हम क्यों नहीं जा सकते? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि आस्था तुम्हारे साथ खुश रहती है। हम चाहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम सब मेंशन से बाहर भी नहीं जाओगी। और वैसे भी जब तुम लोग चले जाते हो तो आहान भी तुम्हारे साथ चला जाता है। उनकी बात सुनकर सब लोग आहान को घूरने लगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।
क्या करेगा अब वीर रायचंद? क्या वो अंश से बदला ले पाएगा? तो आहान ने मासूमियत से कहा, तो फिर दादाजी मैं क्या करूं? आकाश भाई, ध्रुव और सुमित भाई के साथ ही मेरा दिल लगता है। और वैसे भी अंश भाई तो मुझसे बात भी नहीं करते, और आपसे तो मैं क्या ही बातें करूं। आप तो मुझे पता नहीं अपनी 17 की कौन सी अजीब कहानी बताओगी, इसलिए मुझे ध्रुव के साथ ही अच्छा लगता है। और फिर मैं आकाश भाई के विला चला जाता हूँ इसके साथ। उसे इतना बेफिक्र होकर अपनी बात कहते देखकर दादाजी ने उसका कान पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोले, अच्छा बेटा, अब 70-80 की दशक की कहानी सुनकर ही तो तू बड़ा हुआ है, और तुझे अब मेरी बातें अजीब लग रही है। आहान ने कहा, नहीं दादाजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि ध्रुव भाई मेरे दोस्त हैं, इसलिए मुझे उनके साथ ही अच्छा लगता है। दादाजी ने कहा, हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि जब तक आस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम सब यही एक साथ रुकोगे, और तुम सबके रूम भी हमने रेडी करवा दिए हैं। अब सब जाओ और अपने अपने रूम में आराम करो। दादाजी की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें आइडिया नहीं था कि उनका सामान पहले से ही उनके रूम में रखवा दिया गया है। यहाँ रहने के अलावा अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सब अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ अंश के गुस्से की वजह से वीर की हालत खराब थी। अंश ने उसकी जान तो नहीं ली थी, लेकिन उसने वीर का गला जोर से दबाया था, जिस वजह से वीर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। वीर की मॉम वसुंधरा देवी बेचैनी से वीर के वार्ड के बाहर खड़ी होकर वीर के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, और वो गुस्से से रंजीत से सवाल कर रही थी, आखिर कौन है वो जिसने मेरे बेटे की ऐसी हालत की है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जल्द से जल्द उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो, और साथ ही साथ किसी को उसके मारने की सुपारी भी दो। मैं अपने बेटे के ठीक होने से पहले उस आदमी की मौत अपने बेटे को तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ। वसुंधरा देवी की बात सुनकर रंजीत तो एकदम हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वसुंधरा देवी को क्या बताए कि उसके बेटे की ऐसी हालत किसी आम आदमी ने नहीं की, बल्कि कपूर इंडस्ट्री के मालिक अंश कपूर ने की है। और उसकी सुपारी इस शहर में तो क्या, पूरे देश में कोई नहीं ले सकता था। रंजीत को अपने ही ख्यालों में डूबा देखकर वसुंधरा देवी का गुस्सा बढ़ गया। उसने नफरत से चिल्लाते हुए कहा, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करोगे या नहीं? और उसकी सुपारी को लेकर मैंने जो कहा है, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आई है? उनकी बात सुनकर रंजीत ने जल्दी से कहा, नहीं मैम, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंश कपूर की जान लेना इम्पॉसिबल है। पूरे देश में कोई उसकी जान नहीं ले सकता। अंश कपूर का नाम सुनकर वसुंधरा की आंखों के सामने वो न्यूज़ वाली खबरें चलने लगी। अंश की एरोगेंट बिहेवियर और बिजनेस डील की खबरें हर दिन लाइव टेलीकास्ट में चलती थी। एक तरह से अंश कपूर के गुस्से से पूरा देश वाकिफ था। कुछ सोचते हुए वसुंधरा ने पूछा, आखिर कौन है ये अंश कपूर और कैसा दिखता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, पर वो जो कोई भी है मुझसे मीटिंग तो कर ही सकता है। तो आप सीधे से जाओ और उससे अपॉइंटमेंट लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर कौन है ये डेविड? क्या डेविड अंशु को मार पाएगा? वसुंधरा देवी की बात सुनकर रंजीत ने अपना सिर झुका लिया
और धीमी आवाज में बोला, आई एम सो सॉरी मैम। लेकिन उसने रायचंद इंडस्ट्री के किसी भी आदमी से मिलने से पहले ही मना कर दिया है। उससे मीटिंग फिक्स नहीं हो पाएगी। उसे मना करते देखकर वसुंधरा देवी गुस्से से भर गई। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस अंश की मौत देखना चाहती हूँ। उसने मेरे बेटे की ये हालत की है। एक काम करो, अगर हमारे देश में कोई इसकी जान नहीं ले सकता तो दूसरे देश से एक आदमी को बुलाओ और उसे अंश की सुपारी दो। तुम्हें डेविड तो याद है ना? डेविड से कांटेक्ट करो। ये कहते हुए वसुंधरा के फेस पर मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम डेविड को मुंह मांगी कीमत देंगे और बदले में उसे बस अर्श कपूर की जान लेनी है। वसुंधरा की बात सुनकर रंजीत का गला सूखने लगा। उसने खुद से कहा, डेविड अंडरवर्ल्ड का एक शार्प शूटर है जिसका निशाना आज तक नहीं झुका है। पूरे अंडरवर्ल्ड में सब इस नाम से खौफ खाते हैं। दरअसल रंजीत काफी हद तक डर गया था क्योंकि वो डेविड के बारे में अच्छी तरह से जानता था। डेविड के बारे में सोचते हुए उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसे ऐसे देखकर वसुंधरा जी उसके पास आई और अपनी इंडेक्स फिंगर से उसके पसीने की एक बूंद को अपनी फिंगर पर लेते हुए बोले, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो सोचो अंश कपूर को कितना डर लगेगा। अब तुम सिर्फ वही करो जो मैंने तुम्हें बोला है। अगर अंश कपूर के साथ मैं मीटिंग नहीं कर सकती तो डेविड के साथ तो कर सकती हूँ ना। डेविड के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। पहले डेविड के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करो। उसके बाद उससे अपॉइंटमेंट लो। वैसे भी बिना पैसों के वो किसी से नहीं मिलता। इतना कहकर वसुंधरा डॉक्टर से मिलने के लिए चली गई। वहीं रंजीत ने जल्दी से रुमाल निकाला और अपने फेस पर आ रहे पसीने को साफ करते हुए बोला, आज मुझे समझ आ रहा है कि हमारा बॉस इतना खतरनाक क्यों है। उसकी माँ ही इतनी खतरनाक है तो बेटा तो खतरनाक होगा ही। यह सोचते हुए रंजीत डेविड से मिलने की तैयारी करने लगा और साथ ही उसने डेविड के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। वहीं दूसरी तरफ आस्था रश्मि के साथ अपने नए रूम में आ गई थी। वो आज बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे अपनी बड़ी बहन मिल गई है। तभी आस्था ने रश्मि का हाथ थाम कर प्यार से कहा, आप जानती हैं दी, हम आपको अपने साथ देखकर बहुत खुश हैं। वरना इतने दिनों से उस खतरनाक राक्षस की शक्ल देख देख कर हम आपको क्या ही बताएं कि हम पर क्या बीत रही थी। जैसे ही एक बार फिर से आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाकर अंश को राक्षस कहा तो रश्मि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम जिसे राक्षस कह रही हो वो इस शहर का ही नहीं, इस देश की सबसे पॉपुलर पर्सनैलिटी और हैंडसम चेहरे का मालिक है। तुम जानती हो उसकी चार्मिंग बॉडी के पीछे कितनी लड़कियां दीवानी हैं। लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें इस बारे में पता भी है? तुम हो कि उसे ही राक्षस कह रही हो। एक ही बार में रश्मि ने अंश की तारीफ में बहुत सी बातें कह दी थी जिसे सुनकर आस्था बिल्कुल शांत हो गई और शर्माने लगी क्योंकि किसी लड़के के बारे में ऐसी बातें सुनना उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अंश को डेविड के बारे में पता चलेगा? क्या वो डेविड से बच पाएगा? आस्था को चुप देखकर रश्मि ने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो पति है वो इस शहर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे ज्यादा अमीर
और हैंडसम इंसान है। उसकी बात सुनकर आस्था ने जल्दी से अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए और बोली, नहीं रश्मि दी, हम ये बातें नहीं सुनना चाहते, और वैसे भी हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो होंगे बहुत अमीर और बहुत हैंडसम, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसकी बात पर रश्मि को हंसी आ गई। वो आगे कुछ कहती, तभी उसकी नज़र आस्था के ठीक पीछे किसी की परछाई पर गई। वो कोई और नहीं बल्कि अंश कपूर था, जो अभी रश्मि से मिलने के बहाने से आस्था को देखने आया था। लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों की बातें सुनी और आखिरी में आस्था की बात सुनी कि अंश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यह बात उसकी गुस्से को और भी ज़्यादा हवा देने लगी। रश्मि ने जैसे ही अंश को वहाँ देखा तो उसने हकलाते हुए कहा, आस्था, मुझे लगता है हमें इस टॉपिक पर अब और बात नहीं करनी चाहिए। चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो अब। उसकी बात सुनकर आस्था ने खुश होते हुए कहा, ये कही ना आपने बात, हम भी तो कब से आपको यही बात कहना चाहते हैं कि आप उस पिशाच के बारे में बातें क्यों कर रही हो। और वैसे भी जब उस खड़ूस कपूर का नाम हमारे सामने लिया जाता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। इनफैक्ट हमारा मूड ही खराब हो जाता है। हम उस राक्षस के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते और कोई भी बात करना नहीं चाहते। हम नफरत करते हैं उनसे। उसकी बात सुनकर रश्मि घबराते हुए अंश की तरफ देखने लगी। वहीं आस्था चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आस्था ने फिर कहा, आप जानती हो उन्होंने हमें इतना टॉर्चर किया है, लेकिन रश्मि दी, अब हम आपको बता रहे हैं, अगर अब उन्होंने हमें परेशान करने की कोशिश की, हम पर दोबारा हाथ उठाया, तो आप देखना इस बार हम भी उनका सिर फोड़ देंगे। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आस्था की पूरी बात सुनकर रश्मि को हंसी आ रही थी। उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, आस्था बेटा, अब तो तुम गई काम पे। तभी आस्था ने कहा, रश्मि दी, मुझे समझ नहीं आता उस खड़ूस से सब डरते क्यों है। जैसे ही आस्था ने ये सवाल किया, अंश अपनी गर्दन आस्था के कंधे के पास लाकर उसके कान में धीमी आवाज में बोला, क्या तुम नहीं डरती हो उससे। अचानक से अपने पीछे अंश की आवाज सुनकर आस्था की तो जैसे सांसें ही रुक गई। वो एकदम से पीछे पलटी और रश्मि की तरफ देखने लगी। वहीं अब तक रश्मि डोर की तरफ चली गई थी, क्योंकि इस तरह से हस्बैंड वाइफ के बीच रहना उसे कबाब में हड्डी की तरह लग रहा था। अब आस्था और भी ज्यादा डरने लगी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर अंशु को देख ले। अंश इस वक्त उसके बेहद करीब था और उसके होठ आस्था के कान के पास थे। इस वजह से आस्था की बॉडी में एक सिरहन दौड़ रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आकाश कभी रश्मि के प्यार को समझ पाएगा? आखिर आकाश क्यों है ऐसा? फिर उसने अपनी नजरें झुकाई और हल्की सी गर्दन घुमाकर धीरे से पलट गई। तभी अंश भी पीछे होने लगा और उसी टाइम अंश के होठ आस्था के गाल को छू गए। ये देखकर आस्था हैरानी से अंश की तरफ देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैं आप उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंश ने अपना सीधा हाथ उठाकर आस्था से कुछ कहने की कोशिश की। आस्था को लगा कि अंश एक बार फिर से उस पर अपना हाथ उठाने वाला है, तो उसने अचानक से अपना हाथ अपने गले पर रख लिया और 2 कदम पीछे होकर खड़ी हो गई। अंश ने जैसे ही आस्था को इस तरह से डरते हुए देखा
तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि आस्था इस बात से डर रही है कि कहीं वो उस पर हाथ ना उठा दे। ये समझकर अंश एकदम ब्लैंक हो गया। अचानक से उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर आस्था की तरफ देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। इस वक्त अंश ने अपनी बात बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कही थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, उसकी वॉइस सॉफ्ट नहीं होने दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आस्था से बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे डांट रहा है। आस्था ने जल्दी से अपने गालों पर हाथ रखे और एक तरफ सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी अंश की तरफ नहीं देखा था। तो अंश उसके करीब आया और उसे समझाते हुए बोला, देखो मैं जानता हूँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे किसी दुश्मन के साथ मिली हुई हो और तुमने आकाश की जान को खतरे में डाल दिया है। शायद इसीलिए मैं ये गलती कर बैठा। लेकिन तुम्हें भी इस तरह से सबके सामने मुझे राक्षस बोलने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल अंश जानबूझकर आस्था के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने इस बात पर जोर दिया था कि आस्था ने उसे सबके सामने राक्षस क्यों कहा। वहीं आस्था हैरानी से अंश की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे याद था जब उसने ये बात कही थी तब अंश हॉल में मौजूद नहीं था। उसने अपने मन में कहा, अंश जी को ये बात किसने बता दी कि हमने इन्हें राक्षस बोला था। वो इस बारे में अंश से पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अब सोच लिया था कि वो अंश से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। उसे चुप देखकर अंश अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि वो तो चाहता था कि जिस तरह से आस्था बाकी सबसे बातें कर रही थी वैसे ही उससे भी करे। उसने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, एक बात याद रखना आफत। ये सुनकर आस्था ने नजरें उठाकर अंश की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपनी नजरें झुका ली और अपने मन में बोली, हमें आफत बोल रही है, खुद क्या है। ये सोचते हुए उसने मुंह बना लिया। तभी अंश ने उससे पूछा, मैं खुद क्या हूँ। खैर, ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और ये याद रखना, अभी तक मैंने क्लीन चिट नहीं दिया है। तो तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं तुम्हें लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि तुम्हें मेरी लाइफ में मेरे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा है, तब तक तुम मेरे शक के घेरे में रहोगी। वैसे भी मैं अपनी फैमिली के बीच किसी दुश्मन को रखना नहीं चाहता, समझे तुम। ये कहते हुए वो एकदम आगे आ गया था और फिर उसने कहा, याद रखना, अगर तुमने किसी भी तरह से मुझे धोखा देने की या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार डालूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने। वैसे भी तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में क्या हो। तुम सिर्फ एक मामूली सी केयर टेकर हो जिसकी मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। इसके अलावा ज़्यादा किसी की भी लाइफ में शामिल होने के बारे में सोचना भी मत। दरअसल अंश यहाँ आया तो था आस्था से माफ़ी मांगने, लेकिन अपनी आदत की वजह से वो आस्था को कुछ और सुनाए जा रहा था, क्योंकि आस्था का इस तरह से चुप रहना उसे अंदर ही अंदर खटक रहा था। इसलिए वो अपनी झल्लाहट अपने शब्दों के जरिए बयां कर रहा था। जैसे ही आस्था ने एक बार फिर से अंश के मुंह से नौकर और केयर टेकर वाली बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि जिस तरह से उसका आज सबने वेलकम किया था, उसे ढेर सारा प्यार दिया था, उसके लिए बड़ा सा केक मंगवाया था, सबकी आंखों में उसे अपने लिए प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बार फिर से अंश के मुंह से खुद के लिए केयर टेकर
और नौकर सुनकर आस्था दुखी हो रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश आस्था को कभी अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या करेगा अब वो? उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले सबके साथ उसका जो रिश्ता जुड़ा था वो एक ही पल में खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी उसने अंश से कुछ नहीं कहा। उसे इस तरह से देखकर अंश का तो मन कर रहा था कि वो एक बार आस्था से पूछ ले कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है। उसने आस्था की आंखों में आंसू को देख लिया था और आस्था की आंखों में आंसू देखकर उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और अपने मन में बोला, मैं इस लड़की से क्या बात करने आया था और पता नहीं क्या कह रहा हूँ। ये सोचते हुए वो आस्था के करीब जाने लगा। वहीं आस्था अंश से डर रही थी क्योंकि अंश जिस तरह से पिछली रात उसके करीब आया था वो बात आस्था अभी तक भूली नहीं थी। वो जल्दी से पीछे जाकर खड़ी हो गई। तभी अंश के कानों में आस्था की कही गई बातें गूंजने लगी। मैं आपके साथ कभी बेड शेयर करना नहीं चाहती। ये बात याद आते ही अंश का गुस्सा बढ़ने लगा। आस्था भी बीमार थी इसलिए वो अपना गुस्सा आस्था पर उतारना नहीं चाहता था। उसने एकदम से अपना सिर झटका और रूम से बाहर निकलकर मेंशन से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं आकाश और सुमित जो अपनी बालकनी में बैठे कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अंशु को अकेले मेंशन से बाहर जाते देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। आकाश ने फिक्रमंद होकर कहा, यह अंश कहाँ जा रहा है? इसने तो अपने साथ गार्ड्स भी नहीं रखे। उसकी बात सुनकर सुमित ने कहा, हमें अंश के साथ चलना होगा। आकाश ने हाँ कहा और फिर वो दोनों अपना मास्क लगाकर मेंशन से बाहर आ गए। आकाश ने कार में बैठते हुए कहा, मैंने अंश को वीर राजन की ड्रग्स की डिटेल अभी कुछ देर पहले दी थी। शायद अंश वहीं जा रहा है। उसकी बात सुनकर सुमित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। उन्होंने ध्रुव और आहान को अपने साथ नहीं लिया था क्योंकि वो दोनों अब तक सो गए थे। वहीं अंश उस मिशन को अकेले ही हैंडल करने जा रहा था। ये वही मिशन था जिसमें हेवी क्वांटिटी में ड्रग्स समुद्री रास्ते से आ रहा था। इधर अंश तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा और नफरत से बोला, 2:30 बज गए। आकाश की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्रग्स का कंटेनर किसी भी टाइम समुद्री रास्ते से आने वाला होगा। दरअसल अंश ने अब सोच लिया था कि वो इस मिशन पर जाकर अपना गुस्सा उतारेगा। इसलिए वो बिना किसी तैयारी के अकेले ही वहाँ के लिए निकल गया था। उसका मास्क हमेशा उसकी कार में ही रहता था। उसने अपना मास्क पहना। कुछ ही देर में वो बताई गई लोकेशन पर पहुंच गया। उसने कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी देखी और धीमे कदमों से आगे बढ़कर उसने देखा वहाँ पर कम से कम 40 से 50 आदमी थे जो जल्दी जल्दी ड्रग्स के पैकेट को एक दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे। उन्हें देखकर अंश ने हैरान होते हुए कहा, ड्रग्स तो ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे पलट कर देखता उससे पहले ही सुमित और आकाश उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर अंश रिलैक्स हो गया। वैसे तो प्लान के अकॉर्डिंग पहले वीर के लोगों पर हमला करना था और फिर जिस जगह पर ड्रग्स रखा जाएगा उस जगह को अपना निशाना बनाना था। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से अंश सीधा समुद्री रास्ते पर पहुंच जाएगा। आकाश और सुमित कुछ सोचते उससे पहले ही
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश इस मिशन से सही सलामत वापस घर लौट पाएगा? उन्होंने देखा कि अंश ने अपनी गन निकालकर एक गोली चला दी जो सीधा जाकर एक आदमी के पैर पर लगी और वो एकदम से जमीन पर जाकर गिरा। उसने दर्द में कराहते हुए कहा, हम पर हमला हो गया है। जैसे ही वीर के आदमियों को एहसास हुआ कि उन पर हमला हो गया है, उनके बीच एकदम से भगदड़ मच गई और बदले में वो भी हवाई फायरिंग करने लगे। अंश वहाँ बिना तैयारी के आया था, लेकिन फिर भी वो बिना किसी सिक्योरिटी के वीर के लोगों पर हमला कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ चारों तरफ से गोलियों की बरसात होने लगी। धीरे धीरे अंश खुद को गोलियों से बचाता वीर के आदमियों की तरफ बढ़ रहा था। वो एक एक करके सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। तभी एक आदमी की गोली अंश की बाजू को छूकर निकल गई, जिससे अंश की बाजू से खून निकलना शुरू हो गया। ठीक उसी वक्त आकाश और सुमित अंश के पीछे आए, लेकिन अब तक अंश ने आधे से ज्यादा आदमी मार दिए थे। आकाश ने अंश के हाथ को देखते हुए कहा, अंश तुम्हें गोली लगी, तुम प्लीज यहीं रुको, इन्हें हम देख लेंगे। इतना कहकर वो दोनों उन सब आदमियों पर टूट पड़े और एक एक करके सबको बेरहमी से मारने लगे। वहीं अंश, जिसका हाथ घायल हो गया था, वो एक एक आदमी को पकड़कर बुरी तरह से मार रहा था। वहाँ का नज़ारा ऐसा था जैसे 3 डेविल जमीन पर उतर आए हों और उन तीनों डेविल का इतना भयानक रूप देखकर वीर के कुछ आदमी डर की वजह से वहां से भागने लगे। उन्हें भागते देखकर अंश ने सुमित से कहा, सुमित वहां देखो, कुछ लोग भाग रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ से एक आदमी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सुमित सामने भाग रहे आदमियों की तरफ दौड़ा। उसने 5 से 6 आदमियों को रोक लिया था, लेकिन 2-3 आदमी वहां से बचकर निकल गए थे, क्योंकि इतनी भयानक मौत देखने के बाद उनकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां रुक सके। इधर अंश को भले ही वो गोली छूकर निकली थी, लेकिन उसका ब्लड काफी ज्यादा बह गया था, जिस वजह से उसके शरीर में अब उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी सुमित आगे आया और अंश के हाथ को पकड़कर उसने उसे संभाला। आकाश ने अंश पर गुस्सा करते हुए कहा, अंश ये सब क्या है? तुम्हें इस तरह से बिना सिक्योरिटी के यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैसे भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमें ड्रग्स को वहाँ पर बर्बाद करना था जहाँ ये रखा जाना था। मतलब हमें वीर के आदमियों के साथ उसके ड्रग रखने के अड्डे को भी खत्म करना था। फिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जल्दी थी? उसकी बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि डेविल किंग को खून की प्यास लगी थी। उसकी बात सुनकर सुमित और आकाश ने उसका चेहरा देखा तो अंश के फेस पर खून के छींटे लगे थे। दरअसल जब अंश वीर के आदमियों को मार रहा था, तब उनके खून के छींटे अंश के पूरे चेहरे पर पड़ रहे थे। जैसे ही सुमित और आकाश ने उसकी हालत पर गौर किया, तो एक पल के लिए तो वो भी सहम गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब वीर रायचंद को पता चलेगा कि डेविल और अंश कपूर एक ही शख्स है? इस टाइम अंश सच में किसी डेविल की तरह लग रहा था। अंश को इस तरह से देखकर सुमित ने आकाश से धीरे से कहा, मुझे लगता है इसे लेकर हमें पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए। उसकी बात पर अंश ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले सारा ड्रग्स डिस्ट्रॉय करो
और वीर रायचंद को डेविल किंग का पैगाम भेज दो। जब जब वो कोई भी गलत काम करने की कोशिश करेगा, डेविल किंग उसके आदमियों को इसी तरह से मारेगा और बहुत जल्द वीर रायचंद का खात्मा कर देगा। अंश ने जैसे ही नफरत और गुस्से में ये कहा, सुमित ने आकाश की तरफ कुछ इशारा किया तो सुमित अंश की कार की तरफ गया। उसने कार से कुछ बॉम्ब लाकर अंश और आकाश को दिए और फिर उन्होंने वो बॉम्ब सारे ट्रक के कंटेनर में लगा दिए और वो वहां से कार में आकर बैठ गए। इस वक्त बॉम्ब का रिमोट अंश के हाथ में था। तभी अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाहा। इतना बोलकर उसने बटन प्रेस किया। देखते ही देखते धमाके की आवाज से सारा ड्रग्स जलने लगा। फिर वो सब वहां से निकलकर मेंशन पहुंच गए। इसे रास्ते में सुमित ने आकाश से कहा था कि उन्हें पहले अंश को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन अंश ने मना कर दिया था क्योंकि वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था। उसने बोल दिया था कि वो फार्म हाउस के डॉक्टर की टीम को मेंशन बुला लेगा। अब तक वो घर पहुंच गए थे। कार से उतरते हुए आकाश ने कहा, किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। ध्रुव और रश्मि घर पर है। उनमें से कोई तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देगा। उसकी बात पर सुमित ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन ध्रुव तो दादाजी के रूम के बगल वाले रूम में है। अगर तुम ध्रुव को बुलाने जाओगे तो दादाजी को पता चल जाएगा। वैसे भी इस टाइम दादाजी उठ जाते हैं और रश्मि सिर्फ अंश कपूर को जानती है, किसी खूंखार डेविल किंग को नहीं जानती है वो। अगर रश्मि अंश का इलाज करने आएगी और उसे अंश पर शक हो गया तो फिर क्या होगा? उसकी बात पर आकाश ने एक गहरी सांस ली और बेफिक्र होकर बोला, तुम टेंशन मत लो, उसे मैं अच्छे से संभाल लूंगा। इतना कहकर वह कुछ सोचने लगा, क्योंकि डेविल किंग का जो फार्म हाउस था वो काफी दूर था। अगर वहां से डॉक्टर की टीम आती तो काफी टाइम लग जाता और अंश का खून अब तक बहुत बह चुका था। इसलिए वो लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे और जल्द ही अंश का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। वो अंश को लेकर मेंशन में बने एक तहखाने में आ गई, जिसके बारे में सिर्फ उन पांचों को ही पता था। अंश अब बेहोश हो चुका था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी आकाश ने सुमित की तरफ देखते हुए कहा, तुम अंश का ख्याल रखो, मैं अभी रश्मि को लेकर आता हूँ। उसकी बात पर सुमित ने कहा, तुम केयरफुल होकर उसे लेकर आना, क्योंकि आस्था उसके साथ ही है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? उसकी बात सुनकर आकाश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दरअसल वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि आस्था को अंश की इस हालत के बारे में पता चले। फिर आकाश रश्मि के रूम की तरफ चला गया। रूम के पास आकर वो एकदम से रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। उसने खुद से कहा, मैं इस तरह से चोरी चुपके लड़कियों के रूम में नहीं जा सकता। आकाश को आइडिया नहीं था कि इस टाइम रश्मि और आस्था सो रही है या जाग रही है। इसलिए वो सीधे सीधे रूम का डोर नॉक नहीं कर सकता था। कुछ सोचकर वो मेंशन के पीछे आ गया। वहां आकर उसने विंडो पर लगी जाली को खोला और फिर विंडो से कूदकर रूम में एंटर किया। अंदर आकर उसने देखा कि आस्था और रश्मि एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो रही थी। आस्था ने इस वक्त वही कपड़े पहन रखे थे जिन कपड़ों में वो हॉस्पिटल से आई थी। दरअसल अंश के जाने के बाद जब रश्मि आस्था के पास आई तो वो समझ गई थी कि अंश ने आस्था को हर्ट किया है। तब आस्था की आंखों में आंसू थे। उसे ऐसे देखकर रश्मि ने आस्था को अपने पास बैठाया और उसे दवाई दी और फिर उसने आस्था का सिर अपनी गोद में रखा
और उसका सिर सहलाने लगी। देखते ही देखते आस्था सो गई। उसके सोने के बाद रश्मि ने कपड़े चेंज किए और वो भी सो गई। उसने अभी एक नाइट ड्रेस पहन रखी थी जो हल्के पिंक कलर की थी। उस ड्रेस में रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो सिर्फ एक पतली डोरी से बंधी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आस्था को अंश के गोली लगने के बारे में पता चलेगा? उसे देखते हुए आकाश ने अपने मन में कहा, अब मैं इसे कैसे जगाऊं? अगर मैंने इसे आवाज़ लगाई तो कहीं ऐसा ना हो ये एकदम से डर जाए और शोर मचाने लगे। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने सीधे हाथ से रश्मि के मुंह को दबा दिया। वहीं रश्मि को सोते हुए इस बात का एहसास हुआ कि उसका दम घुट रहा है। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही अपने सामने आकाश को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी आकाश उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, देखो, अभी मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाऊंगा, लेकिन तुम्हें शोर नहीं मचाना है। तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी है। उसकी बात सुनकर रश्मि ने अपनी पलकें झपकाई तो आकाश ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। रश्मि जल्दी से उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। फिर उसने लाइट ऑन की। उस लाइट में रश्मि का चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। आकाश की नजरें बार बार रश्मि के होठों पर जा रही थी। रश्मि ने जैसे ही आकाश की नजरों का पीछा किया तो उसने अपने हाथ को अपने होठों पर रख लिया और आकाश की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोली, इतनी रात को क्या तुम मुझे इस तरह से देखने आए हो? देखो मिस्टर आकाश मल्होत्रा, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश एकदम से होश में आया और उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? फिर उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और रूड टोन में बोला, देखो, मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अपना सारा ट्रीटमेंट का सामान लो और मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर रश्मि ने कहा, देखो, इतनी रात को मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको यहाँ बुला लूंगी और दादाजी को बता दूंगी कि तुम आधी रात को चोरी छिपे मेरे रूम में आए हो और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बात सुनकर आकाश के सब्र का बांध टूट गया। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने रश्मि को घूरते हुए दांत पीसकर कहा, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करो। अभी इसी वक्त अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। इस वक्त आकाश की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ नजर आ रहा था। वहीं रश्मि ने आकाश को देखते हुए अपने मन में कहा, लगता है सच में इसे मेरी जरूरत है। ये सोचकर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया तो आकाश ने उसके हाथ को छोड़ दिया। रश्मि ने जल्दी से अपना नर्सिंग किट उठाया और वो आकाश के साथ जाने लगी। वो दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि दो जोड़ी आंखें उन दोनों को ही देख रही। वो दोनों रूम से बाहर निकलते उससे पहले ही आकाश ने रश्मि का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने धीरे से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? उसकी बात सुनकर रश्मि ने पूछा, क्या कर रही हूँ? मतलब, तुमने तो बोला ना कि किसी को मेरी जरूरत है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश की
वीर राइटर से क्या दुश्मनी है? क्या हुआ था इन दोनों के बीच? उसकी बात सुनकर आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, क्या इस तरह से तुम सबके सामने जाओगी? यह कहते हुए उसने रश्मि के कपड़ों की तरफ इशारा किया। रश्मि ने भी अपने कपड़े देखे और फिर आकाश से नजरें चुराते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ और उधर फेस करके खड़े हो जाओ। उसकी बात सुनकर आकाश तुरंत दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, मुझे दूसरी तरफ फेस करने को तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने अभी तक कुछ देखा ही नहीं। अगले ही पल रश्मि ने अपनी नाइटी के ऊपर का श्रग अच्छी तरह से पहन लिया जो फुल स्लीव्स का था। फिर उसने अपना ब्रीफकेस उठाते हुए कहा, अब चलो। उसकी बात सुनकर आकाश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरछा मुस्कुराने लगा, लेकिन यह मुस्कुराहट सिर्फ कुछ ही पलों की थी जिसे रश्मि ने नहीं देखा था। फिर आकाश तेज कदमों से आगे जाने लगा। रश्मि भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। जल्द ही वो दोनों मेंशन के तहखाने के पास आ गए। मेंशन के सीक्रेट तहखाने को देखकर रश्मि तो पूरी तरह से हैरान हो गई। आकाश ने पूरे रास्ते उसे कुछ नहीं कहा था। अंदर पहुंचते ही रश्मि की नजर जब इंजर्ड अंश पर गई तो अंश को इसे देखकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके मुंह से एकदम से निकला, ओ माय गॉड अंश। फिर वो भागते हुए अंश के पास आई और डरते हुए बोली, अंश तुम्हें क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे, फिर तुम्हें अचानक से ये सब कैसे हो गया? ये कहते हुए वो बारी बारी से सुमित और आकाश को देख रही थी। तभी सुमित ने कहा, रश्मि प्लीज, अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। तुम जल्दी से अंश का ट्रीटमेंट करो, उसका काफी ब्लड बह चुका है। उसकी बात सुनकर रश्मि ने बिना देरी किए अंश का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। भला रश्मि उसके खून को कैसे साफ कर सकती थी? वो हिचकिचा रही थी। उसे ऐसे देखकर आकाश ने उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम सिर्फ उसके हाथ की ड्रेसिंग कर दो, उसके बाद उसे हम क्लीन कर देंगे। उसकी बात सुनकर रश्मि ने एक राहत की सांस ली। वो जल्दी से उसने अंश के जख्म को अच्छे से साफ किया और फिर वहाँ पर स्ट्रेचेस करने के बाद पट्टी बांध दी। फिर उसने अंश को इंजेक्शन दिए और आकाश की तरफ देखते हुए बोली, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, लेकिन अब अंश को अगली सुबह होश आ जाएगा। साथ ही मैंने उसे कुछ इंजेक्शन भी दिए हैं जिससे उसे वीकनेस कम होगी और पेन कम होगा। लेकिन अभी वो इस तरह से नहीं रहना चाहिए। आप दोनों इसे साफ करो, वरना इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। इस वक्त अंश बड़ा ही भयानक लग रहा था। उसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान बुरी तरह से घबरा जाता। रश्मि, जिसने बहुत बुरे एक्सीडेंट केस हैंडल किए थे, वो भी एक पल के लिए तो अंश को इस तरह से देखकर सहम गई थी। वो जैसे ही अपना ब्रीफकेस लेकर वहाँ से जाने लगी तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके हाथ से उसका ब्रीफकेस छूटकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसके ठीक सामने आस्था खड़ी थी। दरअसल कुछ देर पहले जब आकाश रश्मि को लेकर आ रहा था, ठीक उसी वक्त आस्था की भी आंखें खुल गई थी। उसे अंश से काफी डर लग रहा था, इसलिए वो रश्मि का हाथ पकड़कर सो रही थी। उसे रश्मि का हाथ अलग करना भी पता चल गया था और फिर उसकी आंखें खुल गई थी। रश्मि को आकाश के साथ जाते देखकर आस्था को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो उन दोनों के पीछे पीछे तहखाने तक आ गई और अब उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। आस्था को अपने सामने देखकर आकाश और सुमित भी हड़बड़ा गए। तभी आस्था ने घबराते हुए कहा, ये क्या है?
अब आस्था चिल्लाने लगी थी, लेकिन वो तहखाना साउंड प्रूफ था, जिस वजह से आस्था की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, वरना अभी तक सब लोग उड़ चुके होते। आकाश जल्दी से आस्था के पास आया और उसे संभालते हुए बोला, आस्था प्लीज़ इस तरह से पैनिक मत करो। लेकिन आस्था की नज़र तो बस सामने बेहोश पड़े अंश पर थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि इस टाइम अंश बहुत ही खतरनाक लग रहा था। आकाश अब समझ गया था कि आस्था इससे शांत नहीं होगी। उसने रश्मि को कुछ इशारा किया, तो रश्मि ने जल्दी से आस्था को नींद का इंजेक्शन दे दिया, जिस वजह से आस्था गहरी नींद में चली गई। तभी रश्मि ने आकाश की मदद से आस्था को एक बेड पर लेटाया, जो अंश के बेड से थोड़ी ही दूरी पर था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था अंश के साथ रहेगी या चली जाएगी उसे छोड़कर? अभी वो आस्था को रूम में लेकर नहीं जा सकते थे। अगर दादाजी उन्हें देख लेते तो वो दादाजी के सवालों के जवाब उन्हें नहीं दे पाते। आस्था को लेटाने के बाद रश्मि वहां से चली गई। उसके जाते ही आकाश ने सुमित से कहा, मुझे लगता है अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी सुबह के 4 बज गए हैं और अंशु को सुबह तक होश आ जाएगा। आस्था तो इंजेक्शन के असर से काफ़ी देर तक सोने वाली है और वहाँ जाकर हमें दादाजी थ्रू आहान के सवालों के जवाब भी देने होंगे। उसकी बात पर सुमित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले गए। अब उस तहखाने में सिर्फ अंश और आस्था ही बचे थे। इधर रश्मि जब से अपने रूम में आई थी, तब से अंश का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने रूम की लाइट ऑन रख रखी थी। आज तक उसने जितने भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था, ज़्यादातर दिन में ही होता था। उसने एक्सीडेंट में काफ़ी भयानक चेहरे भी देखे थे, लेकिन अंश कपूर का चेहरा बहुत ही खतरनाक था। उसने खुद से कहा, ये बात तो साफ है, अंश के हाथ से इतना ब्लड नहीं निकल सकता कि उसकी पूरी बॉडी ही भीग जाए। मतलब साफ है, अंश की बॉडी पर लगा हुआ ब्लड उसका नहीं था, वो किसी और का ब्लड है। वही सुमित और आकाश अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तभी आकाश की नज़र रश्मि के रूम की जलती हुई लाइट पर गई। उसने खुद से कहा, इसे तहखाने से आए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, फिर ये अभी तक सोई क्यों नहीं? कहीं इसके मन में कोई सवाल तो नहीं चल रहा? ये सोचते हुए आकाश के माथे पर बल पड़ गए। वो नहीं चाहता था कि अंश को इस बारे में पता चले कि रश्मि ने उसकी ड्रेसिंग की है, क्योंकि अगर रश्मि अंश से सवाल करेगी कि वो खून किसका था, तो ये बात अंश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आकाश तेज कदमों से रश्मि के रूम में आया। वही सुमित हैरानी से आकाश को रश्मि के रूम में जाते हुए देख रहा था और फिर अचानक उसके फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रश्मि अभी अपने रूम में टहल रही थी। उसने एक बार फिर अपनी नाइटी के ऊपर पहना हुआ श्रग उतार दिया था, क्योंकि उसकी बाजू पर भी अंश का ट्रीटमेंट करते टाइम ब्लड लग गया था। लेकिन उसकी नाइटी एकदम क्लीन थी। वो जल्दबाजी में डोर लॉक करना भूल गई थी, जिस वजह से आकाश अंदर आ गया। वो जैसे ही रूम के अंदर आया और उसने रश्मि को देखा, तो वो रश्मि को देखता ही रह गया। रश्मि इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी रश्मि की नज़र आकाश पर पड़ी, तो वो सवालिया नज़रों से आकाश को देखने लगी और अगले ही पल उसका ध्यान अपनी हालत पर गया। उसने जल्दी से बेडशीट से खुद खुद को कवर किया,
लेकिन तब तक आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और गुस्से में बोला, मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने रूम की लाइट इसीलिए ऑन रखी ताकि मैं तुम्हारे रूम में आऊँ। अगर तुम मुझे इस तरह से दिखाना ही चाहती थी तो अब खुद को ढकने की कोशिश क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर रश्मि गुस्से से बौखला गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर आकाश मल्होत्रा, अपनी हद में रहो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझ पर इस तरह के कोई इल्ज़ाम लगाओ, समझे तुम? और वैसे भी मैं तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम मेरे साथ इस रूम में क्या कर रहे हो? तुम तो महान आत्मा हो, तुम तो लड़कियों को ऐसे देखना पसंद नहीं करते। तो एक काम करो, यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाओ और अपनी इज्जत बचाओ, कहीं मैं तुम्हारी इज्जत ना लूट लूँ। उसकी बात सुनकर आकाश गुस्से से लाल हो गया। उसने रश्मि के मुंह पर अपना हाथ रखा और उसका मुंह जोर से दबाते हुए बोला, खबरदार जो तुमने मुझसे ऐसे बात की तो मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत देना और अंश से भूलकर भी किसी तरह का सवाल मत कर लेना। आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। लास्ट तक स्टोरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।